हेलो, आप लोगों का हमारा चैनल स्टडी बडी में स्वागत है। आज हम लोग सीबीएसई का न्यू सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग 9th क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम लोग हिंदी का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, दो बैलों की कथा। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। वीडियो में अगर 500 से ज़्यादा व्यूज़ आएगा तो हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करेंगे। ओके। प्रेमचंद्र का जन्म 1880 में लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रेमचंद्र जी का जन्म लम्ही वाराणसी के उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मूल नाम घनपत राय था। ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये लर्न करिएगा। मूल नाम क्या था, ये क्वेश्चन आता है। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। वे पहले शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे, पर असहयोग आंदोलन में अपना देश का साथ देने के लिए उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिए और लेखन कार्य में पूरी तरह समर्पित हो गए। यहाँ प्रेमचंद्र जी का कुछ कहानी संग्रह है, उसको देखते हैं। प्रेमचंद्र जी की कहानी मानसरोवर में 8 भाग में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन इनका बहुत ज़्यादा फेमस कहानी है। कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास है। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी पत्रिका की संपादन भी किया। हंस उनका बहुत ज़्यादा विख्यात पत्रिका है। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उन्होंने अभिव्यक्ति उनकी कथा साहित्य में मिलती है। किसान, मजदूर, दलित, स्त्री, स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय है। उनकी रचनाओं का मूल विषय क्या था? किसान, मजदूर, दलित, स्त्री, स्वाधीनता आंदोलन। प्रेमचंद्र के कथा साहित्य में मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी को भी आत्मीयता मिलती है। उनकी भाषा सरल, जीवन एवं मुहावरेदार है तथा लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग उन्होंने कुशलतापूर्वक किया है। सन 1936 में प्रेमचंद्र जी का निधन हो गया था। दो बैलों की कथा में प्रेमचंद्र ने किसानों के जीवन और पशुओं के साथ उनके भावनात्मक संबंध को मार्मिक ढंग से दिखाया है। जो दो बैलों की कथा है उसमें हम लोग देखते हैं कि प्रेमचंद्र जी पशु और किसान के संबंध को बहुत ही भावनात्मक ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसको पढ़ते ही हम लोग मार्मिक हो जाते, इमोशनल हो जाते हैं। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, इसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस कहानी में दो बैलों के माध्यम से प्रेमचंद्र जी दिखाते हैं कि जो स्वतंत्रता है हम लोग को बहुत ही ईजिली नहीं मिल जाता, उसके लिए हम लोग को संघर्ष करना पड़ता है। प्रेमचंद्र जी ने इसमें पंचतंत्र, हिसोपदेश जैसी कहानियों का परंपरा को अपनाया है और आगे बढ़ाया। इसमें देखते हैं हम लोग पंचतंत्र और हितोपदेश जैसी कहानियों की परंपरा है। उसी तरह उसकी लेखनी जैसे है, उसी तरह इसमें भी हम लोग उसी तरह रिटन स्टाइल देखते हैं। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। जब भी हम लोग देखते हैं, जब भी कोई इंसान बेवकूफ़ कहना, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? गधा बोल देते हैं। क्या गधा सचमुच बेवकूफ़ है? गधा सचमुच बेवकूफ़ है, या उसे उसके सीधेपन, उसके निरापद सहिष्णुता ने उसे इस पदवी दे दी है? प्रेमचंद्र जी पूछते हैं, क्या गधा सच में ही बेवकूफ़ है, या उसके सीधेपन जो है उसको गधा का नाम दे दिया गया है उसके सीधेपन के कारण? इसका निश्चय नहीं किया जा सकता।
गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ते भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं सुना ना देखा। प्रेमचंद जी कहते हैं कि वे कभी भी गधे को क्रोध करते हुए नहीं देखे और ना ही सुने हैं कि गधा गुस्सा कर रहा है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई पड़ी देगी। प्रेमचंद जी कहते हैं कि गधा को शायद कैसे भी सड़ा हुआ घास भी डाल दो, कुछ भी खाने दे दो, फिर भी उसके असंतोष मतलब संतुष्ट नहीं है, ऐसा वाला भाव उसके चेहरे पर नहीं दिखेगा। वैशाख में चाहे एकाग्र बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते हुए नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे उसमें पराकाष्ठ हो पहुँच गए हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ऋषि मुनि जैसा गुण है, जैसे वो सुख है दुख है, उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसमें कुछ सब टाइम उसका फेस का एक्सप्रेशन सेम ही रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। ये प्रेमचंद जी कहते हैं कि इसके जो सद्गुण है उसका इतना अनादर, इनका इतना डिसरिस्पेक्ट कहीं नहीं देखा गया, जितना गधा बेवकूफ़, उनके बेवकूफ़ नहीं होने पर भी उसे गधा कहा जाता है। कदाचित सीधेपन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों भी अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे को समय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते हैं तो शायद सब वे कहलाने लगे। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय में उसने संसार के सब वे जातियों में गण्य बना दिया है। प्रेमचंद्र जी कहते हैं कि संसार में सीधे लोग का कोई यूज़ नहीं है। कोई भी सीधा लोग को बस यूज़ कर लेते हैं और उनको बेवकूफ़ कह देते हैं। इसलिए सीधा बनना ही। भारतवासियों जो अफ्रीका में बहुत ज़्यादा दुर्दशा है, उस समय के बारे में बतलाते हैं कि जो उस समय भारतवासी अफ्रीका गए थे उनका बहुत ज़्यादा ही दुर्दशा था, बहुत ही ख़राब स्थिति था। बोलते हैं अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता था, वे शराब भी नहीं पीते थे, कुछ पैसा कमाते थे, 4 पैसा कमाते थे, मतलब कुछ ऐसा पैसा जिससे उनका घर चल जाए, और जी तोड़कर बहुत ज़्यादा काम भी करते थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, कोई भी कुछ बोल दे 4 बातें सुनकर रह जाते थे, फिर भी बदनाम थे कि वे लोग सभ्य नहीं हैं। वे बोलते हैं कि सभ्य वही होते हैं जिनको वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जैसे जापान के मिसाल सामने लाते हैं कि जापान एक बार जीत गया तो वे सभ्य जाति में गण्य हो गए, उसको सभ्य जाति में गिना जाने लगा। लेकिन गाय का एक छोटा भाई और गधे का एक छोटा भाई और भी है, जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। प्रेमचंद जी कहते हैं कि एक गधा का छोटा भाई भी है जो उससे कम गधा है, मतलब कम बेवकूफ़ है। वो कौन है? बैल, जिसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। जिस अर्थ में हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ समय उसी से मिलती जुलती अर्थ है बिछिया के ताओ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है।
बैल कभी कभी मारते भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कोई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी के दोनों बैल का नाम थे हीरा और मोती। बैल का नाम लर्न कर लीजिए, क्या नाम है? हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ जाता है हम नहीं कह सकते, अवश्य ही उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सिंह भी मिला लिया करते थे और विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते हैं और धौल धप्पे होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये दो बैलों के बारे में बताया गया कि वे सुंदर थे, काम में वे भी बहुत कुशल थे। वे जो दोनों बैल थे उसमें बहुत ज़्यादा ही दोस्ती हो गया था। दोनों मुख भाषा में बात करते थे, एक दूसरे के मुंह के तरफ करके बैठे रहते थे, एक दूसरे को सूंघते थे, चाटते थे। ओके, ये सब बताया गया है। हम लोग कहाँ थे? जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे और गर्दन हिला हिला कर चलते थे, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसी पर जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। वो लोग जब काम करते थे खेत में तो दोनों सोचते थे कि मेरा पास ही ज़्यादा भार आ जाए, क्योंकि वो सोचते कि मेरे दोस्त पर भार ना पड़े, इसलिए। और फिर जब का काम पूरा हो जाता था तो वे एक दूसरे को चाट कर अपना थकान मिटा लिया करते थे। और जब उसको खाना मिलता था दोनों एक साथ नाद मतलब जिसमें उनको खाना दिया जाता है नाद बोलते, तो दोनों उसी में एक साथ मुंह डालते थे, एक साथ मुंह निकालते थे बाहर। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई के ससुराल भेज दिया। बैल को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक हमें बेच दिया। अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गाय को घर तक गोई ले जाने में दांतों पीसना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पघिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की जोड़ लगाते, मारता तो दोनों सिंग नीचे करके झुकाते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीब को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चक्की में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे का शिकायत नहीं किया। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? एक बार देखा क्या करते हैं, जो उनका मालिक होता है, वह झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया तो बैल को मालूम नहीं। वे सोचे उनको क्यों भेजा जा रहा है। वो बोलते हैं कि हमने तो सारा काम अच्छा से किया, उनको जो खाना मिला वो खाया,
कभी दानी-चारी का शिकायत नहीं किए हम लोग। अगर हम लोग का काम कम हो गया था तो हम लोग पर काम और दे देते, हम लोग को वहीं रखते। बैल लोग सोचते कि हम लोग को वहीं मरना कबूल था, पर यहाँ जाना नहीं। तो इसलिए वो लोग जाने में बहुत ज़्यादा नखरा कर रहे थे। जब उनको आगे से टाना जा रहा था तो वो पीछे जा रहे थे, जब पीछे से उनको आगे भेजा जा रहा था तो दाएं-बाएं जा रहे थे। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह ना डाला। दिल भारी हो रहा था। जिससे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी सब उन्हें बेगाने से लगते थे। जब वो संध्या में घर पहुँचे तो वे दिन भर से भूखे थे, पर वो कुछ नहीं खाए। जब नाद में उसको खाना दिया गया तो उनका दिल भारी सा लग रहा था। वे जिसको अपना घर समझ रखे थे, वे घर से उनका छूट गया था। वो दूसरे जगह आ गए थे, नया घर आ गए थे, नया गांव था, नए आदमी से सब उनको बेगानों सा लग रहा था, जिसको वे अनजान सा लग रहा था, जिसको वे नहीं जानते थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पघे तोड़ डाले और घर की तरफ चले। पघे बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेंगे, पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। वो लोग क्या किए, जब गांव के सारे लोग सो गए तो वे लोग रस्सी तोड़ के भाग गए अपने जहाँ रहते थे। पर रस्सी बहुत ज़्यादा मजबूत था, कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि एक बैल ये रस्सी को तोड़ पाएगा। पर उसमें इतना शक्ति आ गया था कि वो दोनों अपना दुगना शक्ति लगा के उस रस्सी को तोड़ दिए। झूरी प्रताकाश होकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गारो लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। जब झूरी उसका मालिक सुबह उठता है तो देखता है कि दोनों बैल फिर वापस आ गए हैं और उनके गला में आधा आधा रस्सी लटक रहा है और पैर पूरा कीचड़ से भरा है और उनका आँख ऐसा है कि विद्रोह में स्नेह दिखा रहा है। वो पूछना चाह रहे हैं कि उनको क्यों भेज दिया गया। प्रेम भी है पर विद्रोह में है। उनका आँख में गुस्सा है कि क्यों उन्हें भेज दिया गया। झूरी बैल को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेम लिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। जब बैल आ गए थे उनके पास तो उनका दृश्य कैसा था, किसान और बैल का, इसके बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। उन्हें अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। जब बैल वापस आए तो घर और गांव के सारे बच्चा वहाँ पे जमा हो गए और तालियां बजाकर दोनों बैलों का स्वागत करने लगे। यह घटना अभूतपूर्व नहीं थी पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। बच्चे लोग अपने घर से रोटी, गुड़, चोकर, भूसी ये सब लाकर बैल को देने लगे। एक बालक ने कहा, ऐसी बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं, वे इस जन्म में आदमी होंगे। बोलते ही ये बैल नहीं है, उस जन्म में आदमी होंगे। इसका प्रतिवाद करने का किसी का साहस ना हुआ।
झूरी की स्त्री ने बैल को द्वार पर देखा तो जल उठी और बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन में वहाँ काम ना किया भाग खड़े हुए। झूरी की जो वाइफ थी वो जब देखती है कि बैल वापस आ गए हैं तो वो बोलती, कैसा नमक हराम बैल है कि एक दिन भी वहाँ काम नहीं किए और भाग आए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका। नमक हराम क्यों है, चारा दाना कुछ ना दिया होंगे तो क्या करते। वे जो उनका मालिक था तो वो नहीं सुन पाया ये आरोप उस पर। वो बोलते, नमक हराम नहीं है, चारा दाना उसको खाने के लिए नहीं दिया गया होगा इसलिए वो भाग आए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैल को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिलाकर रखते हैं। वे बोलती है, क्या तुम ही बस खिलाना जानते हो और सब क्या पानी बस पिलाकर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलती तो क्यों भागते। झूरी बोलता है कि अगर चारा उन्हें मिलती है तो क्यों वो भाग जाते। स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैल को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी है। ये दोनों ठहरे कमज़ोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलती है। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। उनकी वाइफ बोलती है कि ये लोग एकदम कामचोर है, काम नहीं करते हैं, बस इन्हें वहाँ वो लोग अगर खिलाएंगे तो ज़्यादा काम भी करवाएंगे इसलिए ये लोग भाग आए हैं, कामचोर है। अब वो बोल रहे कि अब इनको चोकर और भूसी नहीं देगी, बस सूखे भूसे दे देगी। वही हुआ। मंजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों के नाद में मुंह डाला तो फीका फीका ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाए। आशा भरी आँखों से द्वार की ओर ताकने लगे। उनकी वाइफ आज्ञा दिखी कि इनको खाली भूसा दिया जाए तो वैसे ही दिया जाता है। तो बैल को वो पूरा सूखा फीका लगता है, कोई चिकनाहट नहीं मिलता है। तो उनकी जो आँख में आशा थी वो आशा से ताकने लगे अपने मालिक के तरफ। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता। उसे बोलते कि थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता इसमें, मालकिन मुझे मार डालेगी। मजूर बोलता है कि मालकिन मुझे मार डालेगी, चुरा कर डाल आ। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। बोलता है, नहीं दादा, तुम भी फिर पीछे से उनका ही साथ दोगे, मैं नहीं डालूँगा। पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताएं एंड सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।